खबरदार में अब हम नक्सलियों का काल बनने के लिए जल्द आ रही दुर्गा वाहिनी सेना का एक एक्शन पैक्ड वीडियो विश्लेषण करेंगे। देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ नक्सल विरोधी अभियानों के लिए 567 लेडी कमांडोज की तैनाती करने वाला है। राजस्थान के अजमेर में इन लेडी कमांडोज की ट्रेनिंग भी पूरी हो चुकी है और अब सीआरपीएफ की ये महिला कमांडोज पुरुष कमांडोज के कंधे से कंधा मिलाकर नक्सलियों का सर्वनाश करने के लिए तैयार है। आज सीआरपीएफ के स्थापना दिवस के मौके पर इन लेडी कमांडोज ने अपने दमखम की एक झलक दिखाई है। इस मौके पर हमने सीआरपीएफ की इस दुर्गा वाहिनी सेना का विश्लेषण तैयार किया है, जिसे देखने के बाद आपके मन में सेना की मर्दानियों वाली ताकत पर कोई शक बाकी नहीं रह जाएगा। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। इतिहास में पहली बार महिला कमांडोज कंधे से कंधा मिलाकर नक्सलियों से लोहा लेंगी। कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। इतिहास में पहली बार महिला कमांडोज नक्सलियों से आमने सामने की जंग लड़ेंगी, क्योंकि इतिहास में पहली बार देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ ने नक्सलियों से लड़ने के लिए महिला कमांडोज की फौज तैयार कर ली है। हम आपको दिखा रहे हैं कि सीआरपीएफ की महिला कमांडोज नक्सलियों के गढ़ में घुसकर नक्सलियों का काम कैसे तमाम करेंगी। महिला नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी और इसके लिए अब सीआरपीएफ ने तैयार किया है 567 महिला कमांडो की। ये महिला कमांडो अलग अलग जगहों पर नक्सली इलाकों में तैनात की जाएंगी और सीधे लोहा लेंगी उन नक्सलियों से। इनके लिए खास तौर पर ट्रेनिंग दी गई है और इस ट्रेनिंग के जरिए ये बड़े स्तर पर तैयारी करके उन नक्सली इलाकों में पहुंचेंगी और नक्सलियों को खत्म कर देंगी। यही नहीं, अलग अलग राज्यों में जहां पर नक्सली ऑपरेशन चलते हैं उन ऑपरेशंस में भी इन महिला कमांडो का इस्तेमाल किया जाएगा। राजस्थान के अजमेर में ट्रेनिंग पूरी करने के बाद 567 महिला कमांडोज का दस्ता अब नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात होगा। लेकिन उससे पहले सीआरपीएफ के स्थापना दिवस के मौके पर इन महिला कमांडोज ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया। इनके अंदर की फुर्ती देखिए, इनकी चाल पर नजर रखिए। अंदाजा लगाइए कि जब नक्सली का सामना सीआरपीएफ की इन मर्दानियों से होगा तो कैसे पलक झपकते ही नक्सलियों को यमराज के साक्षात दर्शन हो जाएंगे। ट्रेनिंग के दौरान सीआरपीएफ की इस लेडी कमांडो फोर्स को ताइक्वांडो के दांव पेच में भी महारत हासिल करवाया गया। ये दांव पेच तब और ज्यादा काम आएंगे जब अचानक उन पर नक्सली हमला करेंगे और उनके पास हथियारों की कमी हो जाएगी। तब अपने हाथों के वार से महिला कमांडो अपने दुश्मन को चारों खाने चित कर देंगी। आग में तप रहे पत्थरों को तोड़ती सीआरपीएफ के महिला कमांडोज के तन और मन की मजबूती का अंदाजा लगाइए, जिसमें साफ दिख रहा है कि महिला कमांडोज नक्सली इलाकों में दुश्मन से लोहा लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अपने दमखम और हुनर का प्रदर्शन करती सीआरपीएफ के इन महिला कमांडोज की टोली को नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात किया जाएगा। इस पूरे बैच को कंपनी फॉर्मेशन शैली में 100-100 की टुकड़ी में नक्सलियों से लोहा लेने के लिए तैयार किया गया। यानी अब नक्सलियों का काम तमाम करने के लिए सीआरपीएफ की दुर्गा वाहिनी तैयार है। सभी का समान अधिकार है, देश में लोकतंत्र भी है और भारत देश का एक भाग्य है, सौभाग्य है कि यहाँ पर महिलाओं को कम नहीं माना जाता। मैंने जो अभी देखा है तो पूरी ताकत के साथ में हमारे यहाँ पर महिलाएं बहनें अच्छा उन्होंने परेड में हिस्सा लिया। पुरुषों से कहीं भी उनमें कमी नहीं देखी मैंने और अच्छा एक प्रशिक्षण के साथ में साहस बढ़ाया जाता है। और हम आपने जैसे पूछा है कि आधुनिकता के लिए हम पुरस्कार करते हैं और हमारा ये सुरक्षा बल चलता रहेगा, सरकार उन्हें मदद करती रहेगी।
नक्सलियों की जड़ पर वार करने के लिए सीआरपीएफ ने पहली बार महिला कमांडोज को तैयार कर लिया है। इसके पीछे सीआरपीएफ की सोच ये है कि अगर नक्सलियों में महिलाएं हो सकती हैं, तो नक्सलवाद को नेस्तनाबूद करने में जुटे सुरक्षा बलों में महिलाएं क्यों नहीं हो सकती। और अब नक्सलवाद पर महिला कमांडोज का पहला और जोरदार अटैक बस होने ही वाला है। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह, गुड़गांव, आज तक। मिलते हैं हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। नक्सलियों के खिलाफ सीआरपीएफ को जल्द मिलने जा रही दुर्गा शक्ति के दमखम को देखने के बाद अब आपके मन में सीआरपीएफ के बारे में जानने की इच्छा बढ़ गई होगी। तो चलिए अब आपको सीआरपीएफ का एक संक्षिप्त परिचय दे देते हैं। हम आपको पहले बता चुके हैं कि आज देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल यानी सीआरपीएफ का स्थापना दिवस है। सीआरपीएफ की स्थापना ब्रिटिश राज में 27 जुलाई 1929 को क्राउन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी सीआरपी के नाम से हुई थी। आजादी के 2 साल बाद 28 दिसंबर 1949 को देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस पुलिस फोर्स का नाम बदलकर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कर दिया था। इस वक्त सीआरपीएफ में कुल 235 बटालियन हैं, जिनमें से 5 महिला बटालियन हैं। सीआरपीएफ में एक्टिव जवानों की संख्या 3 लाख से ज्यादा है। देश भर में कानून व्यवस्था बनाए रखने और उग्रवाद के खात्मे में सीआरपीएफ की बड़ी भूमिका है। इसके अलावा चुनाव के वक्त सुरक्षा में भी सीआरपीएफ जवानों की तैनाती होती है। सीआरपीएफ की 7.5% फोर्स वीवीआईपी लोगों की सुरक्षा में तैनात है। सीआरपीएफ फोर्स का 17.5% हिस्सा केंद्र और राज्य सरकारों की महत्वपूर्ण इमारतों और संस्थानों की सुरक्षा में तैनात है। सीआरपीएफ देश में हर साल आने वाली प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बचाव और राहत कार्य को अंजाम देने में भी महारत रखती है। अब तक सीआरपीएफ के 1997 बहादुर जवानों ने देश की सेवा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। पिछले 5 वर्षों में सीआरपीएफ ने 10,626 नक्सलियों और उग्रवादियों को गिरफ्तार किया। नक्सल प्रभावित इलाकों में ऑपरेशन के लिए सीआरपीएफ ने साल 2008 में 10 कोबरा बटालियंस बनाई थी, जिनमें 10,000 जवान तैनात हैं। और अब सीआरपीएफ में नक्सलियों से लोहा लेने के लिए स्त्री शक्ति की एंट्री हो गई है, यानी सीआरपीएफ में अब महिला कमांडो भी पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर नक्सलियों का सर्वनाश करेंगे। जो लोग जिम्मेदार, सरल, ईमानदार, मेहनती होते हैं, उन्हें ईश्वर से विशेष सम्मान मिलता है, क्योंकि ऐसे लोग इस धरती पर उसकी श्रेष्ठ रचना है। पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम की कही ये बातें खुद उनके जीवन पर सटीक बैठती हैं। डॉक्टर कलाम इस धरती पर ईश्वर की श्रेष्ठ रचना थे, जिन्होंने 83 साल की जिंदगी को बेहद शानदार तरीके और सादगी भरे अंदाज में जिया। अब कलाम साहब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके जाने का गम हर देशवासी के जहन में जिंदा है। आज कलाम साहब की पहली पुण्यतिथि है। 27 जुलाई 2015 की शाम भारत माता का महान सुपूत हमसे विदा ले गया। आज ही के दिन 1 साल पहले दुनिया ने एक महान वैज्ञानिक को खो दिया। देश ने अपने पूर्व राष्ट्रपति को खोया और देश के करोड़ों बच्चों ने अपने प्यारे काका कलाम को खोया। स्वर्गीय डॉक्टर कलाम का पूरा जीवन सादगी की मिसाल था। आज उनकी याद में हम देश को मिसाइल मैन और महात्मा अब्दुल कलाम की जिंदगी का प्रेरणादायक संस्मरण दिखाते हैं। देखिए और प्रेरणा लीजिए। मैं एक गहरा कुआं हूं इस जमीन पर, बेशुमार लड़के लड़कियों के लिए कि उनकी प्यास बुझाता रहूं। उसकी बेपनाह रहमत उसी तरह जर्रे जर्रे पर बरसती है जैसे कुआं सबकी प्यास बुझाता है। इतनी सी कहानी है मेरी। ये भारत के सर्वोच्च पद पर पहुंचे मिसाइल मैन की कहानी है, जिन्होंने अपने जीवन से सर्वोच्च सादगी की मिसाल पेश की। वो बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे। वो क्लासरूम में चौक लेकर पढ़ाने लगते। वो पत्तल में खाना खा लेते। वो चाय बिस्किट खाकर पेट भर लेते। वो कभी अपने रूम में जमीन पर बैठे दिख जाते। वो वैज्ञानिक थे, भारत के राष्ट्रपति थे, वो महात्मा थे, महात्मा अब्दुल कलाम। उनके अंदर एक महामानव बसता था। वो गीता को पढ़ते ही नहीं थे, जीते भी थे। उनके दिमाग में विज्ञान था और दिल में कला।
राष्ट्रभक्ति उनके रंगों में खून बनकर बसी थी। अपने विचारों से वो भावी पीढ़ी को सपने पूरे करने की जिद दे गए। रक्षा तकनीक की राह पर भारत के मजबूत कदमों के पीछे डॉक्टर कलाम थे। देश के उपग्रह कार्यक्रम, बैलिस्टिक मिसाइल परियोजना, परमाणु क्षमता और लड़ाकू विमान की योजनाओं में योगदान ने उनके नाम को हर भारतीय की जुबान पर ला दिया। भारत के मिसाइल मैन के रूप में लोकप्रिय अब्दुल कलाम बेहद साधारण पृष्ठभूमि से थे। जमीन और जड़ों से जुड़े रहकर उन्होंने जनता का राष्ट्रपति बनकर लोगों के दिलों में खास जगह बनाई। एक नाविक के बेटे एबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम ने 18 जुलाई 2002 को देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला। राष्ट्रपति पद पर आसीन होने के साथ ही वह राष्ट्रपति भवन के सम्मान को नई ऊंचाइयां प्रदान करने वाले पहले वैज्ञानिक बन गए। 2002 से 2007 तक देश के सर्वाधिक लोकप्रिय राष्ट्रपति रहे कलाम ने राष्ट्रपति भवन को आम लोगों के लिए खोल दिया। देश के सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, कलाम साहब इसकी मिसाल थे। मई 2006 की बात है, जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति थे। रामेश्वरम से उनका पूरा परिवार दिल्ली आया। परिवार में 52 लोग थे। उनका पूरा परिवार 8 दिन तक राष्ट्रपति भवन में रुका, लेकिन डॉक्टर कलाम ने अपने परिवार पर एक भी सरकारी पैसा खर्च नहीं होने दिया। जब उनका पूरा परिवार वापस चला गया तो उन्होंने पूरे खर्च का हिसाब किया और अपने बैंक अकाउंट से 3,52,000 रुपए का चेक सरकार को भेजा। यह सिर्फ कलाम ही कर सकते थे। उनकी जिंदगी का एक और वाकया काबिले गौर है। कलाम 2002 में राष्ट्रपति बने तो इफ्तार पार्टी की बात आई। डॉक्टर कलाम ने अपने स्टाफ से पूछा कि इफ्तार पार्टी में कितना खर्च आता है। कलाम के सचिव ने बताया कि मोटे तौर पर इफ्तार पार्टी में 2 से 3 लाख रुपए का खर्च आता है। तो कलाम साहब ने कहा कि इतना पैसा बर्बाद क्यों करते हैं, ये पैसा अनाथालय को क्यों नहीं दे देते। इसके बाद कलाम साहब ने इफ्तार के पैसों से चीजें मंगाकर अनाथालयों में बंटवा दी। डॉक्टर कलाम ने जब पहली बार राष्ट्रपति भवन में कदम रखा तो उनके पास सिर्फ एक सूटकेस था, और जब उन्होंने राष्ट्रपति भवन छोड़ा तब भी उनके पास 2 छोटे-छोटे सूटकेस थे। शायद इस सादगी के पीछे वो संघर्ष था जिससे वो हर दिल में पहुंच गए। डॉक्टर कलाम की जिंदगी एक मिशन थी। कलाम साहब हमेशा हमेशा विचारों के रूप में हर भारतीय के दिल में जिंदा रहेंगे। मेरी कहानी मेरे साथ खत्म हो जाएगी, क्योंकि दुनियावी मानों में मेरे पास कोई पूंजी नहीं है। मैंने कुछ हासिल नहीं किया, जमा नहीं किया। मेरे पास कुछ नहीं और कोई नहीं, न बेटा, न बेटी, न परिवार। मैं दूसरों के लिए मिसाल नहीं बनना चाहता, लेकिन शायद कुछ पढ़ने वालों को प्रेरणा मिले कि अंतिम सुख रूह और आत्मा की तस्कीन है। खुदा की रहमत उनकी विरासत है। मेरे परदादा अबुल, मेरे दादा फकीर। कलाम साहब ने कहा था कि अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो आपको सूरज की तरह जलना भी होगा। डॉक्टर कलाम की जिंदगी भी इसी वाक्य पर आधारित थी। डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वर में हुआ था। उनके पिता नाविक थे। बचपन के दिनों में डॉक्टर कलाम रोज सुबह पैदल घूम घूम कर अखबार बेचते थे। अब्दुल कलाम की प्रतिभा का अंदाजा इस बात से समझा जा सकता है कि वो विज्ञान के क्षेत्र से राजनीति के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए। सन 1962 में अब्दुल कलाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जुड़े डॉक्टर अब्दुल कलाम को प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह SLV-3 विकसित करने का श्रेय हासिल है। नाग, अग्नि, आकाश, त्रिशूल, पृथ्वी जैसी मिसाइलों को विकसित करने में कलाम साहब की भूमिका की वजह से ही उन्हें भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। महान वैज्ञानिक होने के साथ साथ कलाम साहब बहुत अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने 15 किताबें लिखी। भारत की वर्तमान पीढ़ी ही नहीं बल्कि आने वाली अनेक नस्लें कलाम साहब के महान व्यक्तित्व से प्रेरणा लेती रहेंगी। कमाल के कलाम को ये देश कभी नहीं भूलेगा। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे दुनिया के सबसे उम्र दराज हाथी से। रहिए खबरदार।